जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक, पिछले वीडियो में हमने बात की थी अक्षीय रेखा पर, और इस वीडियो में बात करेंगे निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा द्विध्रुव के लिए। ठीक, तो ये द्विध्रुव है, ठीक है, और हमें पता है सेंटर से पास होने वाली लाइन है ना, और अक्षीय रेखा के परपेंडिकुलर लाइन, उसे हम क्या कहेंगे, निरक्ष रेखा। तो ये वो लाइन है, ठीक। और P बिंदु पर हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और हमें ये ध्यान रखना है कि विद्युत द्विध्रुव के लिए हम कुछ भी निकालें तो उसकी जो दूरी है, उसकी जो डिस्टेंस है, वो कहाँ से मेज़र करेंगे, हम सेंटर से मेज़र करेंगे। तो हमारा सेंटर है O, और सेंटर से P बिंदु की दूरी क्या है, R, है ना। अब हम माइनस क्यू के कारण P पर और प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और फिर उसका परिणाम ही निकाल लेंगे, है ना। तो पूरे द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र उस पॉइंट पर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो, पहले बात करते हैं डायग्राम की। तो प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, किस साइड बनेगा वो। तो यहाँ देखो, प्लस क्यू कारण हमें पता है बाहर की ओर, ठीक है। तो प्लस क्यू कारण ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, क्या नाम दें हम उसको, इसको नाम दें हम E1, है ना। प्लस क्यू कारण ये विद्युत क्षेत्र की दिशा P बिंदु पर, ठीक। फिर माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो वो होगी अंदर की ओर, इस प्रकार। तो ये हो जाएगी माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, उसको हम नाम दे देते हैं E2। तो प्लस के कारण E1 और माइनस के कारण E2, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, हमें पता है सूत्र क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है। अब बात करते हैं इसकी नीचे जो R दूरी आ रही है वो कौन सी होती है, वो ये नहीं है, वो इस आवेश के लिए ये दूरी है ना। इस आवेश के लिए ये दूरी है और इसके लिए ये दूरी है ना। तो पहले हमें वो ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करें, देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ठीक है। उससे पहले हम ये मान लेते हैं ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी क्या है, थीटा है, ठीक है। दोनों सेम जैसे ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा और ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, ठीक। अब ये समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। देखो दो वैल्यूज पता है आपको समकोण त्रिभुज में, आधार पता है A है, लंब पता है R है। तो ये ज्ञात कर सकते हैं कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो कैसे ज्ञात करें, यहाँ देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। तो क्या होगा, आधार क्या है A स्क्वायर, लंब क्या है R स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण क्या आया, वो आ जाएगा √A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक। तो हमें ये वैल्यू पता चल गई, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √, है ना, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, है ना। A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बोलो या R स्क्वायर प्लस, एक ही बात है ना। तो ये भी वही सेम होगी, इसमें भी आधार वही है, लंब वही है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल, क्या नाम दें, PAO और ट्राइंगल POB से क्या लिखेंगे, PA बराबर PB। क्या वैल्यू है इसकी, उसकी वैल्यू है √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों दूरियां आ गई, ठीक। अब हम ज्ञात कर सकते हैं इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक। तो बस शुरू करते हैं। प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र क्या लिखें, तो उसको हमने नाम दिया E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या दूरी, R स्क्वायर क्या होगी, तो दोनों के बीच की दूरी ये है,
है ना। तो r² प्लस a², रूट हट जाएगा, है ना, क्योंकि जो फॉर्मूले में आता है 1/r², है ना, मतलब r का स्क्वायर है और r हमारी ये है ना। तो रूट के ऊपर जब स्क्वायर लगेगा तो रूट हट जाएगा, तो रूट हटा दिया, रूट हटा दिया। ठीक, दिशा भी बता दो, इसकी दिशा क्या होगी, दिशा बताओ, बी पी की ओर, है ना, बाहर की ओर है, दिशा बी पी की ओर। ठीक, ये हो गया प्लस के कारण। अब नेक्स्ट -q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, -q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, वो हो जाएगा E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस, इसकी भी सेम है वही, तो ये हो जाएगा r² प्लस a²। हम केवल परिमाण लेके चल रहे हैं, ठीक। और इसकी दिशा बोल देते हैं, दिशा क्या होगी, PA की ओर। ठीक, अब आप देख रहे हैं E1 और E2, इसको हम यदि समीकरण 1 दें और इसको समीकरण नंबर 2 दें, तो आप देख पा रहे हैं E1 और E2 मैग्नीट्यूड में बराबर है, परिमाण में क्या है, बराबर। तो हम अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, E1 बराबर E2, मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है, बराबर, तो E1 बराबर E2। ठीक, तो क्या दिशा में भी बराबर है, तो देखो डायग्राम, E1 इस साइड है और E2 इस साइड है, ना तो एग्जैक्टली विपरीत है, ना एक ही दिशा में है ना, तो अलग अलग दिशाओं में है। ये E1 इस प्रकार और E2 इस प्रकार है ना, तो ये जीरो तो नहीं होंगे, है ना, बराबर है। ठीक है, परिमाण बराबर है, दिशा में अलग अलग है ना। तो अब हम कैसे ज्ञात करें परिणामी, क्यों हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि इस निरक्ष रेखा पर हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र, है ना। तो कैसे ज्ञात करें नेट, तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैं इस अक्षीय रेखा के समांतर एक लाइन बनाता हूँ इस प्रकार, ये है ना। अब यहाँ देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, तो हम कहेंगे ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, है ना। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, एकांतर कोण कह सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, अगेन वही जेड बन रहा है ना। और अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये भी क्या होगा, थीटा, इसे हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, है ना। ये एंगल थीटा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ठीक, अब बात करते हैं कि E1 और E2 को कैसे सॉल्व करें, तो हम इनके क्या ले लेते हैं, घटक ले लेते हैं, कंपोनेंट्स। हमें पता है सदिशों का घटक कैसे लेते हैं, दो घटक होते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा। तो वो घटक कैसे लें, तो यहाँ देखो, हम इस लाइन के साथ E1 का लंबवत घटक और अनुदिश घटक ले लेते हैं। इसी प्रकार इसी लाइन के अनुदिश हम E2 का लंबवत घटक और अनुदिश घटक ले लेते हैं। ठीक, कैसे, तो यहाँ देखो, पहले E1 की बात करते हैं, ये E1, तो E1 का अनुदिश घटक फिर E1 का लंबवत घटक, तो कैसे ज्ञात करें, यहाँ देखो, तो पहले बात करते हैं E1 का अनुदिश घटक। तो E1 और एंगल कितना है, ये थीटा, तो हमें पता है थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, तो उसे लिखते हैं हम E1 cos थीटा। ठीक, दूसरा लंबवत घटक, ये लंबवत घटक, उसको क्या बोलेंगे, E1 sin थीटा। क्लियर, E1 का काम हो गया। अब बात करते हैं E2 की, तो E2 का इस लाइन के अनुदिश घटक क्या होगा, थीटा इसके साथ है, तो थीटा वाला घटक हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, ये दूसरा। और लंबवत घटक, ये लंबवत घटक, इसके लंबवत घटक, ये क्या बोलेंगे इसको, E2 sin थीटा। ठीक,
तो E1 के दो घटक हो गए E1 sin थीटा, E1 cos थीटा, और E2 के भी दो घटक हो गए E2 cos थीटा और E2 sin थीटा, है ना। अब आप डायग्राम में देख पा रहे हो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बिल्कुल अपोजिट है ना। और हमें ये भी पता है कि E1 और E2 दोनों क्या है, बराबर, है ना। तो एक ही लाइन पर है दोनों विपरीत, तो ये दोनों घटक एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो बचे कौन से घटक, ये वाले घटक, है ना, जो एक ही दिशा में है, तो जुड़ जाएंगे, है ना। एक ही दिशा में तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये दोनों विपरीत एक दूसरे के, और E1 और E2 भी क्या है, बराबर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, E1 व E2 की, या E1 व E2 के अक्षीय रेखा के लंबवत व अनुदिश घटक लेने पर क्या कहेंगे, लंबवत घटक। कौन कौन से हैं लंबवत घटक, क्या है, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। क्या लिखते हैं, परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है, अतः ये दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक, तो बचे कौन से, अनुदिश घटक। ठीक, लेकिन अनुदिश घटक कौन कौन से हैं, ये तो एक है E1 cos थीटा और दूसरा है E2 cos थीटा। समान दिशा में है, समान दिशा में है। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे अगले, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र। ठीक, या ऐसे लिखें, P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू, है ना, परिणामी कौन दे रहे हैं, केवल ये दोनों दे रहे हैं, E1 cos थीटा और E2 sin थीटा, एक समान दिशा में तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या लिखेंगे हम, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब आप यहाँ देख पा रहे हो E1 और E2 दोनों क्या है, बराबर, तो या तो आप E2 की जगह E1 रख दो, है ना, क्योंकि दोनों वैल्यूज परिमाण में क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। दोनों बराबर है तो किसी एक को लिख सकते हैं ऐसे, है ना, दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा, E इज इक्वल टू 2 E1 cos थीटा, है ना, वैल्यू रख दो E1 की, तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू 2 इंटू E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और साथ में क्या है, cos थीटा। ठीक है, अब ये सिंपल फॉर्म आ गई लगभग। ठीक है, अब यहाँ cos थीटा आ रहा है, तो इसको भी हम हटा सकते हैं। इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल दोनों में से कोई एक ट्रायंगल ले लो, ठीक है, तो वहाँ से अपन cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो यहाँ देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ, कोई एक ट्रायंगल बना देता हूँ। ये ट्रायंगल, ये वैल्यू क्या है, ए है, ये वैल्यू क्या है, आर है, और ये वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। इस ट्रायंगल को लिया मैंने, ठीक है। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार अपॉन कर्ण, है ना। कॉस क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। आधार क्या है, ए, और कर्ण क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आधार है हमारे पास ए और कर्ण क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस थीटा क्या होगा, ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। इस ट्रायंगल से निकाला हमने। ये ट्रायंगल ले लो चाहे ये ट्रायंगल ले लो, एक ही बात है ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये क्या होगा, अतः ई बराबर क्या होगा, बाकी चीज़ें एज इट इज 2 × 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ तक एज इट इज। और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आई, वो आई ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर है 1, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर है हाफ, 1/2। रूट का मतलब पावर क्या होती है, 1/2। तो दोनों के बेस सेम है, तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसकी घात है 1, इसकी घात है 1/2। मैं इसकी बात कर रहा हूँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की। इसकी पावर कितनी है 1, और इसकी पावर कितनी है 1/2। जुड़ जाएंगी तो पावर कितनी हो जाएगी टोटल, 3/2। तो क्या लिखें, E = 1/4πε0, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं Q × 2a, ऊपर लिख रहा हूँ मैं क्या, Q एज इट इज और इंटू 2a, कोई चेंज नहीं किया मैंने। और नीचे घात क्या हो जाएगी इसकी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। अब हम जानते हैं Q × 2a क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम लिखते हैं P से, है ना। तो क्या होगा, E = 1/4πε0, इसको लिख देते हैं अपन क्या, P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। और हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, Q × 2a। तो हमने Q × 2a को लिख दिया P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ देखो हमने पहले भी, इससे पहले वाले डेरिवेशन में भी यही किया था अक्षीय रेखा पर, क्या कि जो डिस्टेंस है 2a बहुत कम है, लेस है ना, एज कंपेयर टू r। इस r की तुलना में ये बहुत दूरी कम है, और जब इसकी आधी a हो जाएगी तो वो वैल्यू और कम हो जाएगी, है ना। दूरी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी है, या ये कह दो कि r की तुलना में जो a डिस्टेंस है वो बहुत लेस है, बहुत कम है ना। और अगर उसका स्क्वायर हो रहा है ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, और लेस हो जाएगी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a। r बहुत ज़्यादा है a से, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य, नेग्लेक्ट मान सकते हैं, ठीक। तो ए स्क्वायर को क्या कर दो आप, नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि वो उसकी वैल्यू बहुत छोटी है एज कंपेयर टू आर स्क्वायर के, ठीक। तो ये तो होगी 0, नेग्लेक्ट कर दिया आपने इसको, ठीक। बचा क्या, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर क्या है 3/2। तो क्या आ जाएगा, E = 1/4πε0 P अपॉन ए स्क्वायर को हटा दो, नेग्लेक्ट कर दिया आपने इसको, बचा क्या, आर स्क्वायर की पावर 3/2 है ना। तो क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर की पावर 3/2,
ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, पावर के 2, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बचा क्या 3, तो r की पावर क्या हो जाएगी 3। ठीक, तो ये हमारा लास्ट रिजल्ट आया इसका, निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका फॉर्मूला ही आया E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³, है ना। वहाँ क्या आया था अक्षीय रेखा में केवल यहाँ था 2p था, है ना, और यहाँ इस प्रकार ये फॉर्मूला आया। ये तो कि परिमाण की बात। अब आप दिशा की बात करना चाहें, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, सदिश रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखो सदिश रूप में कैसे लिखें, तो यहाँ देखो इन दोनों के बीच बात करनी है हमें E और P के बीच, है ना। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे वेक्टर लगाकर, और नहीं है तो हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ देखो परिणामी विद्युत क्षेत्र किस दिशा में आया, इस दिशा में आया। देखो E1 और E2 को हमने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, E1 sin थीटा, E1 cos थीटा, E2 को तोड़ा, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। तो परिणामी की दिशा में आ रहा है, ये देख पा रहे हैं आप इस दिशा में, है ना। मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है इस तरफ, इसकी, है ना। अब बात करते हैं P की साइड है, तो देख पा रहे हो आप P होता है माइनस से प्लस की ओर, है ना। हमें पता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो ये हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर किसकी दिशा है, P की, है ना। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इस दिशा में। डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, तो क्या है, अपोजिट है। तो क्या लगा दे यहाँ पर, माइनस साइन, तो क्या बन जाएगी, वेक्टर फॉर्म सदिश रूप। तो क्या लिखें, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 P वेक्टर अपॉन r³ विद नेगेटिव साइन, है ना। यहाँ ऐसा लिखते हैं नेगेटिव, ठीक है। माइनस क्यों लगाया, आप देख चुके हैं। P की दिशा ये और परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, एक दूसरे क्या है, विपरीत। तो वेक्टर रूप में हम ऐसे लिखेंगे और परिमाण रूप में हम इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो ये होता है निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब अपन दोनों को कंपेयर करते हैं, है ना, कि निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र और अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र के बीच क्या रिलेशन है, कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है, ठीक। तो उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, ठीक। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ देखो E अक्षीय रेखा पर क्या आया था वो लिखते हैं, तो वो आया था 1/4πε0 2p/r³, ठीक है। और E निरक्षीय या निरक्ष रेखा पर क्या आया, वो आया 1/4πε0 p/r³, ठीक है। अक्ष रेखा पर ये, निरक्ष रेखा पर ये आया, है ना। अब अपन इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात क्या आएगा, ठीक है। तो ये आप लिख चुके हैं पूरा, तो हम करें E अक्षीय अपॉन E निरक्ष या निरक्षीय, है ना। तो क्या होगा 1/4πε0, अक्षय का मान क्या है 2p/r³ अपॉन निरक्ष की वैल्यू क्या है विद्युत क्षेत्र की, तो 1/4πε0 p/r³, ठीक है। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी।
ठीक है, आर क्यूब से आर क्यूब भी कैंसिल, पी से पी भी कैंसिल, तो क्या मिलेगा आपको, ई अक्षीय अपॉन ई निरक्ष, क्या मिला आपको, 2/1, ये मिला। और अगर इसको गुणा कर दें इधर तो क्या आएगा, ई अक्षीय इज इक्वल टू 2 इंटू ई निरक्ष या निरक्षीय, ऐसे बोल सकते हैं, निरक्षीय। ठीक है, ये संबंध मिला हम दोनों में, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र के बीच रिलेशन है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र का 2 गुना होता है या डबल होता है ना। अक्षीय रेखा इज इक्वल टू 2 इंटू निरक्षीय रेखा, तो अक्षीय रेखा पर निरक्षीय रेखा का डबल होता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बात की थी निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र किसी डायपोल के कारण। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।